एवं दूरी। छात्रों, जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण से संबंधित प्रश्नों के हल किए थे, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब प्रेक्षक के क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर कोई वस्तु स्थित रहता है तो उस पर बनने वाला कोण क्या कहलाता है? उन्नयन कोण। तथा प्रेक्षक की क्षैतिज रेखा से, ठीक है, प्रेक्षक की क्षैतिज रेखा से नीचे किसी वस्तु पर जो बनता है कोण वो क्या कहलाता है? अवनमन कोण कहलाता है। ठीक, तो ये था उन्नयन कोण रहता है वो कहाँ बनता है? प्रेक्षक से ऊपर की ओर कोई वस्तु स्थित होता है तब प्रेक्षक के क्षैतिज रेखा और वस्तु के बीच बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है। तथा जब क्या होगा, वस्तु नीचे की ओर होगा, ठीक है, तो प्रेक्षक की क्षैतिज रेखा से जब वस्तु नीचे की ओर होता है तो क्षैतिज रेखा और वस्तु के बीच जो बनने वाला कोण रहता है वो क्या कहलाता है? अवनमन कोण। तो आइए हम अवनमन कोण से संबंधित प्रश्नों के हल देखते हैं। जैसे उसके लिए हम एक प्रश्न लेते हैं। एक मीनार, जैसे कि आपके प्रश्नावली में प्रश्न है, एक मीनार के शिखर से दो नावों के अवनमन कोण। प्रश्न है, एक मीनार के शिखर से दो नावों का अवनमन कोण है ना, दो नावों का, एक मीनार के शिखर से दो नावों के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश तथा 30 अंश है। ठीक है, अवनमन कोण 45 अंश तथा 30 अंश है। नाव मीनार के एक ही ओर स्थित है। नाव मीनार के एक ही ओर स्थित है। ठीक है, नाव मीनार के एक ही ओर स्थित है तथा मीनार के आधार से जाने वाले मीनार के आधार से मीनार के आधार से जाने वाले रेखा पर स्थित है। रेखा पर स्थित है। ठीक है, नावों के बीच की दूरी 100 मीटर है। नावों के बीच की दूरी 100 मीटर है। तो क्या ज्ञात करना है हमको? मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये हमारे प्रश्न में है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसा कि प्रश्न से स्पष्ट है, एक मीनार के शिखर से दो नावों का अवनमन कोण। प्रश्न क्या बोल दिया है, हमको कौन सा कोण ज्ञात करना है? सबसे पहले उस बात को हम देखते हैं कि कौन सा ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न में क्या बोला है? एक मीनार के शिखर से दो नावों का अवनमन कोण, मतलब स्पष्ट हो गया कि ये कैसा होगा? अवनमन कोण होगा। अवनमन कोण हुआ मतलब वस्तु क्या होगा? वो है नीचे की ओर होगा। ठीक है, अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश तथा 30 अंश है। दो नाव बोल दिए, नाव दो बताया ना, तो एक नाव का कोण बनेगा 45 अंश नीचे की ओर और दूसरे नाव का कोण बनेगा 30 अंश नीचे की ओर। नाव मीनार के एक ही ओर स्थित है। ठीक है, मतलब मीनार होगा उसके एक ही तरफ क्या होंगे? दोनों नाव स्थित होंगे तथा मीनार के आधार से जाने वाले रेखा पर स्थित है। ठीक है, नावों के बीच की दूरी 100 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है?
मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम देखते हैं हम इसमें क्या बनाते हैं, इसका पहले हम क्या बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, ठीक है, कि चित्र से स्पष्ट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा, प्रश्न के आधार पर हम क्या करते हैं, इसका चित्र बनाते हैं, उससे क्या होगा, ये सरल होगा। तो सबसे पहले देखिए हल करते हैं, जैसा प्रश्न में कह रहा है वैसा ही हमको क्या करना है, इसमें चलते जाना है। एक मीनार के शिखर से दो नावों का अनुमान कोण क्रमशः 45 अंश तथा 30 अंश है, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक मीनार है, ठीक है, ये मीनार है। मीनार क्या हुआ, इसको इधर बनाते हैं थोड़ा, है ना। मान लो क्या है, हमारे पास एक मीनार है, ये ए बी, ठीक है, ये मीनार क्या है, ए और बी एक मीनार है, ठीक है, जिसके शिखर से दो नावों का अनुमान कोण क्रमशः 45 तथा 30 अंश है। नाव के मीनार के एक ही ओर स्थित है तथा मीनार के आधार से, अब ये मीनार है, ठीक है, ये मीनार का क्या हुआ, सिरा हुआ, और नीचे वाला क्या हुआ, आधार हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ, मीनार का सिरा हुआ, और नीचे वाला क्या कहलाता है, आधार। अब हम क्या करते हैं, इसके आधार पर एक रेखा खींच देते हैं, ठीक है, ये इसका आधार हुआ। अब प्रश्न क्या कहता है कि मीनार के शिखर से दो नावों का अनुमान कोण क्रमशः 45 अंश तथा 30 अंश है, 45 तथा 30 है, तथा मीनार के आधार से जाने वाली रेखा पर स्थित है। मतलब दोनों नाव कहाँ हैं, इसके आधार से जाने वाली रेखा पर स्थित है। मतलब नाव है वो कहाँ, नाव यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, कहाँ पर होगा, इसके आधार में बोल रहे हैं। तो नाव कहाँ पर स्थित होगा, इसके आधार वाली रेखा में स्थित होगा। तो पहला नाव का क्या हो रहा है, अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश है। तो अवनमन कोण है मतलब क्या होगा, नाव कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा। तो पहला जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ से 45 अंश का कोण बना रहा है। मतलब ये हुआ पहला नाव 45 अंश, इसको हम नाम दे दिए पी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है इसमें, तथा दूसरा नाव कितने अंश का है, 30 अंश का है, जो अवनमन कोण बना रहा है। अब दूसरा नाव है वो कितने अंश का होगा, यहाँ से हम लेते हैं दूसरा नाव को, ये हो गया तुम्हारा 30 अंश का। ये कौन सा हो गया, दूसरा नाव, इसको नाम दे देते हैं हम क्यों, ठीक है। तो इससे स्पष्ट है कि ये एक मीनार है जिसके सिरे से इसका अवनमन कोण एक नाव का 45 अंश है तथा दूसरे नाव का अवनमन कोण कितना है, 30 अंश है। क्लियर है चित्र से। अब देखो, अब नाव के बीच की दूरी 100 मीटर है, ठीक है। तो नाव हमारे पास कौन कौन से हैं, पी और क्यू नाव है हमारे पास। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितना बोल रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है बोल रहा है, 100 मीटर है। इसके बीच की दूरी कितना है, पी से क्यू का दूरी 100 मीटर है। और यहाँ पर क्या दिया है, इसके आधार से पहले नाव तक की दूरी दिया नहीं है, तो इसको हम मान लेते हैं x दूरी है, ठीक है। तथा हमको क्या ज्ञात करना है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई जब हमको ज्ञात करना है, तो मान ले हमको तो मीनार की ऊंचाई दिया नहीं है, तो मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई कितना है, h मान लेते हैं, ठीक है। मीनार की ऊंचाई को हम क्या मान लिए, h मान लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ए बी क्या हुआ, मीनार हुआ, ठीक है, मीनार हुआ ए बी। अब इस पर क्या होगा, 45 अंश का कोण का एक नाव, 30 अंश का दूसरा है। अब ध्यान से देखो, अवनमन कोण मतलब नीचे की ओर बनने वाला कोण है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्षैतिज रेखा है। ये रेखा कहलाएगा क्षैतिज रेखा, क्योंकि जो अवनमन कोण रहता है वो क्षैतिज रेखा के नीचे जब वस्तु स्थित होता है तभी अवनमन कोण कहलाता है। तो ये होगा क्षैतिज रेखा, इसको हम दे देते हैं नाम x, क्षैतिज रेखा, ठीक है। अब ये क्या हुआ, या इसको नाम दे दो x, ये क्षैतिज रेखा x है, ठीक है। अब देखो, ये जब 45 अंश है तो ये वाला कोण जो है, ये पूरा कोण बन रहा है, ये पूरा कोण कितने अंश का हो जाएगा, 45 अंश का। मतलब ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का कोण, ये कितने अंश का बनेगा, ये 45 है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो ऐसा करके कोण बनता है, ठीक है। अगर इस कोण का मान कितना है, मान लो 30 अंश है, तो इस कोण का मान भी कितना होगा, 30 अंश होगा, ठीक है। उसी प्रकार ये देखो, इसमें जेड जैसी आकृति बन रही है, ये हुआ ये और ये ऐसे करके जेड। तो ये जब 45 अंश है तो ये वाला भी पूरा का पूरा कितना होगा, 45 अंश होगा। उसी प्रकार यहाँ देखो, ये जब 30 अंश है तो इसका जेड ये वाला बन रहा है, तो मात्र ये वाला कोण ये कितने अंश का होगा, 30 अंश का होगा, ठीक है। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो इसके हल करने के लिए देखो, ये बन गया हमारे पास डायग्राम। अब हम क्या करते हैं, हल करते हैं। ये इसका चित्र है, ठीक है। अब इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, इसको
प्रश्न को हल करेंगे। तो जैसा प्रश्न था उस हिसाब से चित्र हमारा तैयार हो गया। अब इसको लेकर हम क्या बनाते हैं, इसको हल करते हैं। ठीक है, तो मान लो कि ए बी एक मीनार है जहां ए बी इज इक्वल टू एच ऊंचाई है। ठीक है, हम माने हैं ए बी को, क्या माने हैं, मीनार है जिसकी ऊंचाई क्या लिए हैं, एच लिए हैं। ठीक है, इसमें दो नाव कौन कौन सा लिए हैं, एक नाव P है, दूसरा नाव Q है। दो नाव P तथा Q है। ठीक है, जो मीनार के कहाँ, आधार पर, जो मीनार के आधार पर स्थित है। देखो P और Q हम क्या लिए हैं, दो नाव हैं जिसमें क्या होगा, ये मीनार है, उसका आधार क्या हुआ, BQ उसका आधार हुआ। तो इस आधार पर P और Q क्या है, स्थित है। ठीक है, तो इसमें दो नाव P तथा Q है जो मीनार के आधार, ठीक है, मीनार का आधार क्या है, BQ है। ठीक है, मीनार का आधार BQ पर स्थित है तथा ये मीनार के सिरे से 45 अंश तथा 30 अंश का कोण बना रहे हैं। ठीक है, 30 अंश का कोण बना रहे हैं। ठीक, अतः प्रश्नानुसार, अब देखो प्रश्नानुसार क्या कहता है, दोनों नाव के बीच का दूरी कितना है बोला था, 100 मीटर बोला था। तो एक नाव हमारा ये है, दूसरा नाव ये है, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, 100 मीटर। तो प्रश्नानुसार होगा दोनों नावों के बीच की दूरी कितना है, 100 मीटर है। दोनों नावों के बीच की दूरी कितना है, 100 मीटर है। तो दोनों नाव का कौन सा हुआ, PQ। तो यहाँ पर हो जाएगा PQ इज इक्वल टू, PQ बराबर कितना होगा, 100 मीटर। अब देखो यहाँ से चित्र से देखते हैं ना, AB बराबर कितना है, H है। AB के बराबर कितना मिला है, H है। अब देखो PQ बराबर 100 है और B से P का दूरी कितना है, X है। तो B से Q का क्या दूरी क्या होगा, BQ बराबर क्या हो जाएगा, BP प्लस PQ, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि इन दोनों का योग क्या होगा, BQ बनेगा। तो ये हो जाएगा BQ इज इक्वल टू X प्लस PQ का मान कितना है, 100। तो ये हो जाएगा 100। BQ का मान कितना मिला, X प्लस 100 मीटर हो गया। ठीक है, अब देखो क्या ज्ञात करेंगे, इसमें हमको मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो मीनार की ऊंचाई के लिए हम क्या करते हैं, ये BQ का मान निकल चुका है। अब हम मीनार की ऊंचाई के लिए चित्र से लेते हैं। अतः कोण, अब देखो यहाँ पर दो कोण बन रहा है। कोण कौन सा हुआ, कोण A, उसके बाद PB, कोण APB बराबर कितना अंश का कोण बन रहा है, A ये हुआ P और ये हुआ B। तो APB कितने अंश का कोण बन रहा है, 45 अंश का है। तो कोण APB बराबर कितना हुआ, 45 अंश। तथा दूसरा कोण क्या है, 30 अंश का है। तो दूसरा कोण कौन सा होगा, कोण A। उसके बाद क्या होगा, जहां पर कोण बनता है उस वाले, मतलब कहना चाहिए उस वाले अल्फाबेट को बीच में रखा जाता है, याद रखना है ना। जैसे मान लो ये हुआ A, Q और B। तो कोण किस में बन रहा है, Q में बन रहा है, इसलिए Q कहाँ पर आ गया, इसके
बीच में आ गया ए क्यू बी, ठीक है, मतलब ए क्यू और बी। तो यहाँ कौन बन रहा है, जो कौन बनता है वो वाला अंक कहाँ पर आता है, बीच में आता है। तो ए क्यू बी बराबर कितना हुआ, 30 अंश, बराबर हुआ 30 अंश, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर गणना करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ गणना करते हैं। तो सर्वप्रथम क्या लेते हैं हम, त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पर दो त्रिभुज बन गए हैं, ये ए बी और पी, एक त्रिभुज दिख रहा है समकोण त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज क्या है, ए बी क्यू, ये भी समकोण त्रिभुज होगा। अतः त्रिभुज, इसको ऐसे लिखना, अतः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी पी से, त्रिभुज ए बी पी से, ए बी पी क्यों लिए, क्योंकि बी समकोण कैसे हुआ, क्योंकि ये 90 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। इसका कोण का मापन कितना होगा, 90 अंश होगा ना। तो ए बी पी बराबर कितना हो गया, 90 अंश। अतः समकोण त्रिभुज ए बी पी से क्या होगा, ये 10 अपन लेते हैं सबसे पहले 10 कोण। इस पर कोण कौन सा बन रहा है, 45 अंश का कोण बन रहा है। तो ये हो जाएगा 10 कोण 45 है। तो एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट 45 लेते हैं, ठीक है। 10 45 अंश, ठीक है। 45 अंश का जब कोण लेते हैं तो tan थीटा बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, ध्यान से देखो, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है, ठीक है। तो यहाँ tan 45 अंश ले रहा है ये वाला कोण, तो इस पर लंब क्या होगा, ए बी होगा, आधार क्या होगा, बी पी होगा। तो लंब क्या हो गया, ए बी, और आधार क्या मिला इसका, बी पी, आधार हो गया आपका बी पी। अब tan 45 अंश का मान कितना होता है, tan 45 अंश का मान होता है 1, ठीक है। tan 45 अंश का मान होगा 1, तो ये हुआ 1 इज इक्वल टू ए बी का मान कितना दिया हुआ है, ए से बी का मान h, ठीक है। ए से बी का मान कितना दिया हुआ है, h। तो ए बी का मान रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये h, तथा बी पी का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर, x। तो बी पी का मान कितना आ गया, x, ठीक है। अब देखो 1 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स हो गया। अब क्या करते हैं, x का तिर्यक गुणा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स है, x इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू एच। ये हमको प्राप्त हो गया, x का मान h, इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दूसरा समकोण त्रिभुज लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज ले लिए 45 अंश वाला। अब हम कौन सा समकोण त्रिभुज लेते हैं, दूसरा समकोण त्रिभुज ए बी क्यू, ठीक है, दूसरा। अतः समकोण त्रिभुज ए, और नीचे क्या है, ए बी और क्यू लेने पर समकोण त्रिभुज ए बी क्यू से, ठीक है। इसमें देखो, इसमें कितने अंश का कोण बन रहा है, 30 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। 30 अंश का कोण हो जाएगा, तब इसका मान क्या हो जाएगा, 10 30, ठीक है, इज इक्वल टू tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है। तो इस त्रिभुज में देखो, आप त्रिभुज ए बी क्यू में यहाँ पर लंब ये होगा ए बी, आधार क्या होगा, बी क्यू, ठीक। तो इसमें लंब क्या हुआ, ए बी, और आधार क्या होगा इसका, बेस बी क्यू। तो ये हो जाएगा बी क्यू। अब देखो, पर मान रखने पर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री है ना। ए बी का मान कितना दिया हुआ है, ए से बी का दूरी कितना है, h है। तो ये हो जाएगा h ऊंचाई, और बी क्यू का मान कितना है, यहाँ से है b और ये q। बी क्यू का मान हम निकाले थे, क्योंकि यहाँ p और q का दूरी 100 दिया है, और b और p का दूरी कितना दिया, x। तो b और q का निकालने के लिए दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो मतलब कैसे जुड़ेंगे उसको देखो, है ना। हमको मान किसका दिया है, पी क्यू बराबर कितना दिया है, पी क्यू बराबर 100, ठीक है। उसके बाद दिया है बी पी बराबर कितना दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है। हमको किसका मान ज्ञात करना है, बी क्यू का ज्ञात करना है। तो बी क्यू दो भागों में बटेगा, एक बटेगा बी पी, ठीक है,
ये हो जाएगा बी पी प्लस पी क्यू, ठीक है, प्लस क्या हो गया पी क्यू हुआ। अब ये क्या हो जाएगा बी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, बी पी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है x है, फिर प्लस p से q तक की दूरी कितना है 100 है, तो इसका मान क्या हो गया बी क्यू बराबर x प्लस 100 हो गया। ठीक है, इस मान को हम क्या करते हैं रख देते हैं, तो बी क्यू का मान जो है वहाँ पर क्या हो जाएगा ये x प्लस 100 ये हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं अब यहाँ पर देखो tan 30 का मान निकालते हैं। tan 30 का मान निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको मान ज्ञात रहता है 0, 30, 45, 60 और 90 अंश। ये हमको क्या है मान ज्ञात होते हैं, जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा इसका मान हमको क्या करना पड़ता है ज्ञात करना पड़ता है। तो साइन थीटा का मान होता है 0 में 0, 30 अंश में होता है 1/2, 1/√2 √3/2, इसका मान होगा 1। ठीक है, ये साइन का मान होता है। ठीक है, आपको ज्ञात करने के लिए एक काम करना पड़ेगा, साइन का मान को पहले याद कर लीजिए। अब कॉस जस्ट इसका क्या होता है उल्टा होता है, तो उल्टा में क्या होगा इधर से हम लिखना स्टार्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा इसका मान कितना हो जाएगा 1/2, इसका मान कितना हो जाएगा 0। अब आता है कौन सा tan थीटा, तो tan थीटा के लिए क्या करेंगे फिर tan थीटा इन दोनों का भाग साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, tan थीटा होता है, तो इन दोनों को भाग दे दो, भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमको किसका मान ज्ञात करना है tan 30 का, तो 30 लेके चलते हैं, तो ये 1/2 भाग में कितना है √3/2 ये हुआ। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 1/2 इंटू ये हर है ऊपर चला जाएगा 2/√3, 2 कैंसल क्या मिला 1/√3 मिला, मतलब tan 30 का मान कितना मिल जाएगा 1/√3। तो इस मान को हम रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू h/x प्लस 100। ठीक है, अब देखो ये क्या होगा, हम इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं, समीकरण का तिर्यक गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 100। ठीक है, क्योंकि 1 के साथ इसका गुणा होगा तो ये हो जाएगा x प्लस 100 इंटू 1, x प्लस 100 ये हो जाएगा √3 इंटू h ये हुआ। अब देखो सबसे पहले देखो समीकरण 1 में x बराबर h रखने पर, ठीक है x बराबर h है, तो हम यहाँ पर x की जगह में क्या रख देते हैं h रखेंगे, तो h रख यहाँ पर लिख लेना समीकरण 1 से x बराबर h रखने पर, x बराबर क्या रखने पर h रखने पर, h रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये h प्लस 100 इज इक्वल टू √3h ये हो गया। ठीक, अब देखो h वाले को एक साइड रख लेते हैं, तो h को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल टू √3h ये है, इस h को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -h ये प्राप्त हुआ हमको। ठीक है, अब क्या हुआ 100 इज इक्वल टू, यहाँ से हम क्या करते हैं h को कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, h को कॉमन करेंगे, h हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा √3, h तो निकल चुका है तो ये क्या बच जाएगा √3 माइनस 1 ये हमको प्राप्त होगा इसका मान। अब क्या करेंगे इसमें h का मान निकालेंगे, तो जब h का मान निकालेंगे तो इसके साथ जो रहता है गुणा वो कहाँ चला जाता है इस वाले पद के बट्टे में चला जाता है, तो h का मान निकालेंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा, इधर क्या दिया है 100 दिया हुआ है 100। ठीक है 100, अब ये क्या हुआ h के साथ √3 माइनस 1 है, हमको h का मान निकालना है, तो ये मान कहाँ चला जाएगा 100 के बट्टे में चला जाएगा, तो 100 बट्टे √3 माइनस 1 ऐसा होगा। तो उसी प्रकार क्या होगा h बराबर क्या हो जाएगा 100/√3 माइनस 1 ये हमको क्या हुआ प्राप्त हुआ। इसको नोट कर लीजिए।
अब देखो मान रखेंगे h इज इक्वल टू क्या दिया है 100 अपॉन क्या हुआ √3 माइनस 1 ये प्राप्त हुआ है। अब हमको क्या करना है, इसका मान अब हम निकाल नहीं सकते, निकालना आसान नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस समीकरण को इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2 कर देते हैं। ठीक है, ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 2 का हम क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण क्या होता है, परिमेयकरण मतलब जो हर है उसका चिन्ह परिवर्तन करके उसको अंश और हर बना के गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ देखो हर का परिमेयकरण करेंगे तो कैसे हो जाएगा, h इज इक्वल टू 100 अपॉन क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 है। अब परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे और जो हर है उसका चिन्ह बदलेगा मतलब ये क्या हो जाएगा √3 माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस, ये है 1 अपॉन फिर क्या हो जाएगा √3 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा हर का परिमेयकरण कहलाता है। ठीक है, अब इसका मान निकालेंगे, क्या मिलेगा h इज इक्वल टू 100 इसके साथ गुणा क्या हो जाएगा √3 प्लस 1, ये मान हुआ। फिर ये क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। तो हमारे पास एक फार्मूला है। ठीक है, कौन सा फार्मूला है, एक फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये दिख रहा है, ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, दोनों का गुणा हो रहा है। तो सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी के आधार पर ये क्या हो जाएगा √3 मतलब a हुआ, a स्क्वायर माइनस b मतलब 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको लिखेंगे, अब ये क्या बन जाएगा, देखो h इज इक्वल टू यहाँ दिया हुआ है 100 √3 प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 होगा। ठीक है, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 100, ये हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 3 में 1 गया 2 गया। अब 2 से हम क्या करेंगे, 100 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा h इज इक्वल टू 50 मिलेगा, 2 से कैंसिल हुआ 50 बन जाएगा 50। अब ये देखो √3 दिया है, तो याद रखना √3 का मान होता है 1.732, ये मान होगा प्लस 1। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को हल करते हैं। तो 1.732 में कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे। 1 जोड़ेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2.732। ठीक है, अब इसका हम गुणा करेंगे, तो h बराबर कितना होगा 50 गुना 2.732। ये गुणा करेंगे तब हमको मान क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका मान क्या मिलेगा, गुणा करने पर इसका मान हमको प्राप्त हो जाएगा, गुणा करके देखने से इसका मान हमको क्या प्राप्त होगा, h इज इक्वल टू 136.60 मीटर। ठीक है, अब ये क्या है, ऊंचाई जो है वो किस में है, मीटर में है। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 136.60 मीटर। तो यही क्या होगा, अतः मीनार की ऊंचाई कितना होगा 136.60 मीटर होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, एक प्रश्न पूर्ण हुआ। मतलब मीनार की ऊंचाई कितना मिल गया 136.60 मीटर। ठीक है, ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक, इसको नोट कर लीजिए।
ठीक है छात्रों, देखा आपने कि इस प्रकार से ऊंचाई एवं दूरी का एक प्रश्न जो कि अवनमन कोण पर आधारित था वह क्वेश्चन पूर्ण हुआ। अब हम इसी प्रकार से एक दूसरा प्रश्न लेते हैं। अवनमन कोण पर आधारित हम क्या करेंगे, एक दूसरा प्रश्न लेंगे। देखो दूसरा प्रश्न है, 10 मीटर ऊंची एक चट्टान के शिखर से, प्रश्न है 10 मीटर ऊंची एक चट्टान के शिखर से, ठीक है, 10 मीटर ऊंची एक चट्टान के शिखर से एक मीनार के शिखर एवं पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है। क्रमशः 30 अंश और कितना है, 60 अंश है। ठीक है, 30 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई बताइए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारा प्रश्न है 10 मीटर ऊंची एक चट्टान के शिखर से, ठीक है, शिखर मतलब सिरा, ठीक है, और पाद मतलब उसका आधार। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति है तो शिखर मतलब क्या हुआ, हमारा सर, और पाद मतलब क्या हुआ, हमारा पैर। ठीक है ना, तो क्या हुआ, 10 मीटर ऊंची एक चट्टान के शिखर से एक मीनार के शिखर एवं पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका चित्र बना लेते हैं, डायग्राम, है ना। उससे क्या होता है, स्पष्ट मतलब एक काल्पनिक डायग्राम बनाते हैं, उससे कल्पना कर सकते हैं कि किस किस प्रकार से इसमें प्रक्रिया शामिल है ना। तो आइए हम देखते हैं इसका चित्र कैसे बनेगा। 10 मीटर ऊंची एक चट्टान के शिखर से, मान लो कि हमारे पास एक चट्टान क्या है, ये P और Q एक चट्टान है। ठीक है, ये हुआ P और ये हुआ Q, ये क्या है, एक चट्टान है। ठीक है, एक चट्टान के शिखर से मीनार के शिखर एवं पाद के अवनमन कोण। अब दोनों का आधार लेते हैं, ये हुआ इसका आधार, ठीक है, और ये हुआ सिरे का। ठीक है, ये हुआ क्षैतिज रेखा, क्या हो गया, इसको बोलेंगे हम क्षैतिज रेखा। ठीक है, जिसको नाम दे दिए X। ठीक, अब क्या बोल रहा है, 10 मीटर ऊंची एक चट्टान के शिखर से, इसकी दूरी कितना है, 10 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी पूरा कितना है, 10 मीटर का दूरी है P से Q का। अब क्या बोल रहा है, एक मीनार के शिखर एवं पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है। अब क्या बोल रहा है, इसके शिखर से एक मीनार के शिखर बोल रहा है, मतलब एक मीनार हमको क्या करना पड़ेगा, और लेना पड़ेगा। तो मान लो हमारे पास क्या है, यहाँ से एक मीनार और लेते हैं, तो ये हो गया मीनार का सिरा, ये हुआ, ये मीनार का आधार हुआ। तो मीनार का क्या मान लिए, ये A हो गया और ये हो गया B। अब ये कह रहा है कि ऊंचे चट्टान के शिखर से एक मीनार के शिखर, मतलब इस चट्टान के इस शिखर से मीनार के शिखर, ठीक है, मीनार के शिखर एवं पाद के अवनमन कोण। तो मीनार का शिखर ये हुआ और मीनार का पाद ये हुआ। ये चट्टान का शिखर और पाद है, और ये किसका है, मीनार का शिखर है और ये मीनार का पाद है। ठीक है, तो ये चट्टान के शिखर से मीनार के शिखर, मीनार का शिखर इसके बीच, ठीक है,
ये हुआ इसका बेस, आधार हुआ। इसके बीच का कोण को कितना अंश बोल रहा है? 30 अंश है, ठीक है। तथा चट्टान के शिखर से मीनार के पात का कोण कितना है बोल रहा है? 60 अंश बता रहा है। तो ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना बनेगा? 60 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। अब इसका अवनमन कोण बनेगा, तो ये क्या हो गया? ये देखो, ये हुआ जेड का आकृति बना रहा है ये, तो ये वाला कोण कितने अंश का हो जाएगा? 30 अंश का। और ये 60 है, तो ये वाला कौन सा आकृति बना रहा है? ये और ये, मतलब ये पूरा का पूरा कितने अंश का हो जाएगा? फिर 60 अंश का हो जाएगा अवनमन के आधार पे, ठीक है। क्योंकि जेड आकृति बनाता है वो उसका कोण कहलाता है। जैसे मान लो ये है, अगर इसका मान 30 अंश है तो इस वाले कोने का मान कितना होगा? 30 अंश होगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ 30 अंश था, ठीक है। ये आकृति बनाया, जेड जैसा आकृति बनाया, तो इसका मान जब 30 अंश है तो ये वाला आकृति का भी मान कितना हो जाएगा? 30 अंश हो जाएगा। और 60 में देखते हैं तो ये 60 है, तो ये पूरा भी कितना हो जाएगा? 60 अंश का मान हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसके यहाँ पर एक बिंदु प्राप्त हुआ, इसको हम मान दे देते हैं C। ये PQ क्या है? चट्टान है। और AB क्या है? मीनार है। और C क्या है? इस पर रेखा है इसके, ठीक है। अब मानते हैं B से Q की दूरी कितना ले लेते हैं? X ले लेते हैं। B से Q का दूरी कितना ले लेते हैं? X। तथा Q से C का दूरी कितना है? मतलब Q से C का नहीं, मीनार की दूरी, मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा? A से B की दूरी को मान लेते हैं हम H, ठीक है। अब इसके आधार पर हम क्या करेंगे? प्रश्न को हल करेंगे। अब इसमें मीनार की हमको क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार की जो ऊंचाई H लिए हैं उसको हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? दिया है सबसे पहले हल, दिया है चट्टान की ऊंचाई बराबर कितना है? 10 मीटर है। चट्टान की ऊंचाई कितना है? 10 मीटर है। माना कि PQ एक चट्टान है जहां PQ बराबर कितना है? 10 मीटर। तथा मीनार को AB बराबर H माना गया है, ठीक है। AB को क्या माना गया है? H माना गया है। अतः AB बराबर क्या होगा? जो A से B का दूरी है वो कितना होगा? C से Q का भी दूरी होगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं? समांतर हैं, और मतलब दूरियां भी कितना दिख रहा है? दोनों के बराबर है। तो जब AB का दूरी H है तो CQ का दूरी भी कितना हो जाएगा? H होगा, ठीक है। AB बराबर CQ बराबर H है, ठीक है। मान लिया है तो H है। तथा दोनों चट्टानों तथा मीनार के बीच की दूरी, चट्टानों तथा मीनार के बीच की दूरी, ये हुआ आपका चट्टान और ये हुआ आपका मीनार। तो इन दोनों के बीच की दूरी को क्या मान लिया हम? x। तो चट्टान और मीनार के बीच की दूरी QB = x है, ठीक है। अतः अब देखो, अतः प्राप्त अवनमन कोण कौन कौन से हैं हमारे पास? 2 कोण हैं। एक है कोण PAC, ठीक है, क्योंकि जो कोण बनता है उस अंक को बीच में लेते हैं। तो PAC बराबर कितना होगा? 30 अंश। तो ये हो जाएगा कोण PAC बराबर कितना दिया हुआ है? 30 अंश। तथा दूसरा क्या हो जाएगा? कोण PBQ बराबर क्या हो जाएगा? 60 अंश। कोण PBQ बराबर कितना हो जाएगा?
60 अंश। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अतः समकोण त्रिभुज, सबसे पहले क्या लेते हैं? समकोण त्रिभुज। याद रखना, जो कोण सबसे बड़ा होता है उसको हम क्या करते हैं, इसमें पहले लेते हैं। तो इसमें बड़ा कोण कौन सा है? 30 अंश है कि 60 अंश है? 60 अंश है, तो 60 अंश को हम पहले लेते हैं। समकोण त्रिभुज PQB, क्योंकि त्रिभुज ले रहे हैं, कोण नहीं ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं हम? त्रिभुज ले रहे हैं। तो त्रिभुज लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? समकोण मतलब ये 90 अंश का कोण बना रहा है। तो त्रिभुज PQB में सर्वप्रथम कोण त्रिभुज PQB से, है ना, ये हो जाएगा PQB से क्या हो जाएगा? 1060 मतलब कोण जो है वो 60 अंश का बन रहा है। 1060 बराबर इसका लंब कितना हो जाएगा? PQ, और आधार कितना हो जाएगा इसका? BQ, है ना। आधार क्या होगा? BQ। तो 1060, तो 1060 का मान कितना होता है? जैसे उस समय मैं निकाला था 1030 का 1/√3, तो उसी पद्धति से 1060 का निकालेंगे तो उसका मान आता है √3। तो 1060 का मान हो जाएगा √3 इज इक्वल टू PQ। तो P से Q का दूरी कितना दिया हुआ है हमारे पास? जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि ये P है, चट्टान की ऊंचाई है। P से Q का दूरी कितना दिया हुआ है? 10 मीटर। तो ये हो जाएगा PQ बराबर 10, और B से Q का दूरी कितना हो जाएगा? x। ये हो गया √3, तो 10/x। ये किसका हुआ है? दूरी दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे? इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो ये x यहाँ चला जाएगा और √3 यहाँ ला सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये x यहाँ चला जाएगा इज इक्वल टू 10। मतलब इन दोनों को रिप्लेसमेंट कर देते हैं। x को यहाँ ले जाते हैं, √3 को यहाँ ले आते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 10/√3। ये मान मिला हमको। ठीक है, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे? ये हो गया समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम क्या करते हैं? एक कोण 60 अंश का निकला है, अब दूसरा हम कौन सा? 30 अंश का लेते हैं। ठीक है, 30 अंश लेने के लिए क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज। अब कौन सा त्रिभुज आएगा? समकोण त्रिभुज PCA से। यहाँ पर भी 90 अंश का बनेगा। समकोण त्रिभुज PCA से कितना हो जाएगा? 10, एंगल कितना है? 30 एंगल, 30 अंश से PCA का मान निकालो। लंब क्या हो जाएगा इसका? PC। लंब हो जाएगा PC, और आधार क्या हो जाएगा? AC। आधार हो जाएगा AC, या CA लिखना चाहो तो भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा CA। ठीक, अब देखिए यहाँ से ध्यान देने की बात है। 1030 में यहाँ पर देखो PC, ये हुआ P से C का दूरी है। ठीक है, ये दूरी है H है, हमको P से C का दूरी ज्ञात करना है। तो P से C का दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? हमारे पास दो ऑप्शन है। PQ सबसे पहले दिया है, PQ बराबर, PQ कितने भागों में मिलकर बटा है? एक PC और CQ, दो भागों में बटा है। तो ये हुआ PC प्लस CQ। ठीक, अब क्या करते हैं हम? PQ बराबर कितना दिया हुआ है? 10 मीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पर P से C का मान ज्ञात करना है हमको, PC का। ठीक है, तो PC का क्या रख देते हैं? PC प्लस CQ का दूरी कितना है? H है, क्योंकि इधर H है तो ये भी H है, तो ये हो जाएगा H। अब हम क्या करते हैं? PC का मान ज्ञात करने के लिए H को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 ऋण H बराबर ये क्या हो गया? PC। तो यहाँ PC का मान निकल गया। PC बराबर क्या हो गया? 10 - H हो गया। तो PC का मान हम क्या रख देते हैं यहाँ पर? 10 - H। ठीक है, तो यहाँ से रखो, ये हो जाएगा 1030 इज इक्वल टू PC का मान कितना आ गया हमारा? 10 - H अपॉन, उसके बाद है CA कौन सा है? ये C और A है। जिस प्रकार हम देखे थे कि AB बराबर H था तो CQ बराबर भी H हुआ, उसी प्रकार क्या होगा? QB बराबर X है तो CA बराबर भी कितना हो जाएगा?
x होगा, तो सी ए बराबर क्या हो गया, x हो गया, तो हम मान को रख देते हैं x। अब 1030 का मान निकालते हैं। 1030 का मान क्या होगा, 1 अपन हम निकाले थे इससे पहले प्रश्न में 1/√3, तो 1030 का मान हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू 10 माइनस h अपॉन कितना हुआ, x हो गया, ये हुआ। अब देखो ये मान हमारा निकल चुका है। अब हम क्या करते हैं, x का इधर तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/√3, फिर x है इधर गुणा हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा ये x, ठीक है, इज इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ पर 10 माइनस h, ये बचेगा हमारे पास। अब क्या होगा, समीकरण 1 से, कहाँ से, समीकरण 1 से x का मान, समीकरण 1 से x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 से क्या करेंगे, x का मान रखेंगे। देखो समीकरण 1 कहाँ है, ये है x इज इक्वल टू 10/√3, तो इस मान को हम x की जगह में रख देंगे, तब ये क्या हो जाएगा, x बराबर 10/√3 है, तो ये हो जाएगा 1/√3, फिर x का मान कितना आ जाएगा 10/√3, तो ये हो जाएगा 10/√3, ठीक है, ये हो गया 10/√3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 माइनस h, ये प्राप्त हुआ, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये हो जाएगा √3 इंटू 10 इंटू 1 कितना होगा 10, ठीक है, √3 इंटू √3 मिलके 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 10 माइनस h, ये मान मिला है 10/3 10 माइनस h। अब उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 3 इधर चला जाएगा, ये हुआ 3, ये हो गया 10 माइनस h, ठीक है। अब ये हो गया 10 इज इक्वल टू गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 3 30 माइनस 3h। अब क्या करेंगे, 3h को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये ऋणात्मक है, इधर आने के कारण क्या हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, देखो इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3h, बराबर चिन्ह के इस पर ले आए तो 3h हो गया। अब 10 को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -10, ऐसा होगा, ठीक है। ये 3h इज इक्वल टू 13 माइनस 10, क्योंकि ये जो 30 है इधर 10 को पहले लाएंगे तो ये माइनस 10 हो जाएगा, तो 30 माइनस 10, और ये 3h माइनस में है, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस 3h हो जाएगा, पक्षांतर करने में चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। अब क्या होगा, ये अब देखो 3h यहाँ दिया हुआ है, 3h इज इक्वल टू 30 माइनस 10, ये होगा 20, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/3, ठीक है, 20/3, तो h का मान कितना आ गया 20/3 मीटर, ठीक है, इसका मान क्या होगा 20/3 मीटर। अब इसको सरल रूप में हम लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा h इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले 20/3 करके देखते हैं, 3 से भाग देते हैं, कितने बार हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंच 15, 3 छक्के 18, ठीक है। कितना बचा, 2 बचा, उसको हम क्या करते हैं, 2 जो बचा उसको कहाँ लिखते हैं ऊपर में, और भाग किससे दिए थे 3 से, तो ये हो जाएगा 3 नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 6 सही 2/3, तो इसका मान को ऐसा भी लिख सकते हैं 6 सही 2/3 मीटर, ठीक है। तो देखा छात्रों आपने कि इस प्रकार के प्रश्न में इसमें मीनार की ऊंचाई भी हमको क्या हो गया, ज्ञात हो गया, अर्थात जब चट्टान थे उससे शीर्ष से जो भी प्रश्न था हमारा उसके आधारित हम प्रश्न बनाए, तो उसमें हमको पता चल गया कि मीनार की ऊंचाई कितना है 20/3 मीटर, सरल शब्दों में इसको 6 सही 2/3 में लिखा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अवनमन कोण से संबंधित प्रश्न हल होते रहेंगे, है ना, और आगे की कक्षाओं में, अगली कक्षाओं में हम इनका और अधिक से अधिक प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।